Hello everyone, this is an important video related to financial management, and in this I am covering the topic cost of capital. So first of all we should know about the cost of capital. Cost of capital of a firm is the minimum rate of return expected by its investors, राइट क्योंकि फर्म को जो है अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो फंड इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू अर्न करती है। तो कैपिटल यूज बाय अ फर्म मे बी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डेट्स एंड रिटेन अर्निंग्स। और इन सभी इन्वेस्टर्स को कुछ रिटर्न भी चाहिए, तभी वो फर्म में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम द फर्म सम रिटर्न फॉर इन्वेस्टिंग देयर फंड्स इन द फर्म, और इसको हम कट ऑफ रेट, टारगेट रेट, हर्डल रेट या मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वेटेड एवरेज कॉस्ट होती है इन सभी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की जो भी फर्म यूज़ करते हैं, और ये किस तरीके से कैलकुलेट होगी ये आपको फर्दर जो है वीडियो में बताया जाएगा। बिफोर दैट हमें पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक माना गया है, क्योंकि मोस्टली इन्वेस्टमेंट डिसीजन इसी पे ही बेस्ड होते हैं कि अगर फर्म जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल अर्न नहीं कर पाती, अचीव नहीं कर पाती, तो मार्केट में जो इसके शेयर्स की वैल्यू है वो डाउन हो जाती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है जो कि एक फर्म को अर्न करनी ज़रूरी होती है। अगर फर्म उतना अर्न करती है अपनी इन्वेस्टमेंट पे, तभी वो अपने शेयर्स की मार्केट वैल्यू को मेंटेन कर पाती है। सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉब्लम्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हेल्पफुल इन डिज़ाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है कंपनी का अलग अलग जो है सोर्सेज से मिलके बना है। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डेट्स हो गए, तो इन सब की कॉस्ट जब तक नहीं पता होगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जब तक नहीं पता होगा पर्टिकुलर सोर्सेज के, तब तक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं डिज़ाइन किया जा सकता। ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जिसमें कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो सके। हेल्पफुल इन टेकिंग कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। कैपिटल बस्टिंग का जो डिसीजन है ये हमारा किसके रिगार्डिंग होता है? इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। फर्म ने इन्वेस्ट किया है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में, तो उसकी फाइनेंसिंग के लिए जहाँ से भी फाइनेंस अरेंज किया है उन सोर्सेज की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उससे ज़्यादा रिटर्न फर्म को जनरेट करनी होती है, और उन प्रोजेक्ट्स में फर्म को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिन प्रोजेक्ट्स में रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम जनरेट हो रही है, या तो इक्वल हो या ज़्यादा हो, पर कम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट जो है मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मानी जाती है उतनी रिटर्न्स जनरेट एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से हो, तभी वो प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट के कैपेबल माना जाता है। हेल्पफुल इन इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल एफिशिएंसी ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। फॉर इवेल्युएटिंग द फाइनेंशियल एफिशिएंसी ऑफ टॉप मैनेजमेंट इट इज़ रिक्वायर्ड to do a comparison of projected overall cost of capital with actual cost of capital incurred by the management। तो अगर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती है प्रोजेक्टेड से, तो क्या माना जाएगा कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेटर है, जो मैनेजमेंट एक फर्म में काम कर रही है वो एफिशिएंटली काम कर रही है। देन हेल्पफुल इन कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, क्योंकि अलग अलग तरीके के सोर्सेज जो है कैपिटल स्ट्रक्चर में यूज़ किए जा रहे हैं, सो इस टाइप के डिसीजन लेना कि पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फाइनेंस में बी एनकरेज्ड और डिस्करेज्ड, दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ चेंज्ड कॉस्ट ऑफ द पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, कि पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फाइनेंस की आगे जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा होने वाली है या कम होने वाली है, उसके बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं कि ये आगे कंपनी के लिए बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा। एंड हेल्पफुल इन टेकिंग अदर फाइनेंशियल डिसीजन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंसेप्ट आल्सो यूजफुल इन मेकिंग अदर टाइप ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस लाइक डिविडेंड पॉलिसी, राइट इशू, वर्किंग कैपिटल डिसीजंस, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। बिकॉज हर तरीके के डिसीजन में हमें पता होना चाहिए कि जितने भी सोर्सेज फाइनेंस के यूज़ किए जा रहे हैं उनकी कॉस्ट कितनी रहेगी, तभी हर तरीके का डिसीजन लिया जा सकता है। तो ये हमें अल्टीमेटली क्या शो कर रहा है? सिग्निफिकेंस शो कर रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिटरमाइन करने में जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो है हिस्टोरिकल
कॉस्ट एंड फ्यूचर कॉस्ट। तो ये मेजर प्रॉब्लम मानी जाती है इन डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कुछ डिफरेंट ओपिनियंस जो हैं इन कंसेप्ट के बारे में रहता है। जो कॉस्ट के हैं, फाइनेंशियलिस्ट हैं, जो उनके ओपिनियन में माना जाता है कि एस्टिमेटेड कॉस्ट कैलकुलेट की जानी चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग। मतलब फ्यूचर की जो कॉस्ट रहेगी इन्वेस्टमेंट जो करनी है तो उसके बेस पे डिसीजन मेकिंग की जानी चाहिए, हिस्टोरिक कॉस्ट के बेसिस पे नहीं की जानी चाहिए। तो ये जो डिफरेंस है ओपिनियन का, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। इसके साथ प्रॉब्लम्स इन कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब जो इक्विटी की कॉस्ट कंप्यूट की जा रही है वो किस पे डिपेंड करती है? ऑन द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स। लेकिन ये भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि एक्सपेक्टेशंस कैसे पता की जाए इक्विटी शेयर होल्डर्स की। ये भी बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन है। लाइक किसी फॉर्म में जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो गुडविल उस फॉर्म की क्या है, रिस्क उस फॉर्म में कितना है, तो बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये सब कंप्यूट करने में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। देन प्रॉब्लम्स इन कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। कभी कभी क्या होता है कि रिटेन्ड अर्निंग्स को हम क्या मान लेते हैं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, क्योंकि आउटसाइड इसको रेस नहीं किया जाता। जो फंड्स अवेलेबल है उन्हीं में से रिटेन कर लिया जाता है अर्निंग्स को। लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि अर्निंग्स को रिटेन किया जा रहा है वो तब जब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया जा रहा। मतलब शेयर होल्डर्स को एक तरह से डिविडेंड फोरगो करना पड़ रहा है और उस डिविडेंड को शेयर होल्डर्स कहीं और इन्वेस्ट करके और वहाँ से कुछ अर्निंग वो कर सकते थे। तो एक तरह से जो रिटेन अर्निंग की कॉस्ट है वो क्या मानी जाती है? जो डिविडेंड्स फोरगोन किया है इक्विटी शेयर होल्डर्स ने, ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो अलग अलग जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो सकती हैं इन्वेस्ट करने के लिए डिविडेंड को। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंप्यूट करना और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एक्चुअल क्या होनी चाहिए वो बताना। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ फेस करनी पड़ सकती हैं। देन प्रॉब्लम्स इन असाइनिंग वेट्स असाइन किए जाते हैं अलग अलग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को, ताकि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट की जा सके। लेकिन जो चॉइस है कि हमें बुक वैल्यू वेट्स यूज़ करने हैं या मार्केट वैल्यू वेट्स यूज़ करने हैं, ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। Computation of cost of capital includes computation of cost of specific sources of finance and computation of weighted average cost of capital. Computation of cost of specific sources of finance में हमारे क्या रहते हैं? cost of debt, cost of preference share capital, cost of equity share capital and cost of retained earnings. First of all, I am going to tell you about the कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट में हम कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट एंड कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट कैलकुलेट करते हैं। इनके फार्मूला रहते हैं और उन्हीं के थ्रू हम ये कैलकुलेशंस करते हैं। कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट जो है बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स, इसकी हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। इररिडीमेबल जिसको हम परपेचुअल भी मांगते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट की अगर हम बात करें, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी, कंपनी जो है रेज़ कर सकती है डेट अलग अलग तरीक़ों से, बोरो कर सकती है फंड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या पब्लिक से, इधर पब्लिक डिपॉजिट के फॉर्म में या डिबेंचर्स या बॉन्ड के फॉर्म में एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो डिबेंचर या जो बॉन्ड हैं ये इशू किए जा सकते हैं एट पार और एट ए डिस्काउंट और एट अ प्रीमियम। रेट ऑफ इंटरेस्ट है एक तरह से वो बेसिस बनती है कैलकुलेट करने के लिए। तो इसके बेस पे हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं? इन दिस कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट में कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट बिफोर टैक्स की हम बात कर रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ डेट क्या रहेगी? I/NP × 100 KDB, जो कि कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स है। I एनुअल इंटरेस्ट चार्जेस हैं, NP नेट प्रोसीड्स हैं। तो यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके थ्रू हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हियर द क्वेश्चन इज़ X लिमिटेड इशूज़ 15 लाख 8% डिबेंचर्स एट पार एट अ डिस्काउंट ऑफ 7% एंड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 3 पॉइंट्स बताए गए हैं कि किस तरीके से वो इशू किए जा रहे हैं डिबेंचर्स। यू आर रिक्वायर्ड हेयर टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट। सो वी नो हेयर द फॉर्मूला इज I
upon NP into 100. What will be I? I will be 15 lakh, 8% debentures. So here I will be our 15 lakh into 8%, right? So it will be 1,20,000, right? Now we have to calculate this NP. NP is net proceeds. So net proceeds will be, that is given here, 15 lakh. So we will write here this 15 lakh is net proceeds, and according to our formula here 1,20,000 interest upon 15 lakh net proceeds into 100, it comes at 8%. This is the calculation about our cost of debt before tax. Now if we see here that cost of debt issued at a discount of 7%, 7% डिस्काउंट पे अगर इशू हो रहे हैं तो नेट प्रोसीड्स हमारी जो है क्या रहेगी, 15 लाख जो है यहाँ पे अमाउंट जो हमें इशू प्राइस दिया हुआ है, इसमें से हम 7% डिस्काउंट जो है रिड्यूस करेंगे 15 लाख पे, तो हमारी ये कॉस्ट कितनी रहेगी यहाँ पे 13,95,000, राइट? सो हियर व्हाट विल वी डू, यहाँ पे हम जो है 1,20,000 अपॉन 13,95,000 इंटू 100 कर देंगे, सिंपल, ठीक है? फॉर्मूला हमारा वही है, सिर्फ यहाँ नेट प्रोसीड्स चेंज हुई है, ये 7% एट 15 लाख 1,05,000 आएगा, तो ये हम 15 लाख में से डिडक्ट कर देंगे, तो ये 13,95,000, ठीक है? सो इस तरीके से ये हमारी यहाँ पे कैलकुलेशन होके 8.6% हम यहाँ पे ये कैलकुलेट करके देख रहे हैं, तो ये हमारा आ जाता है कॉस्ट ऑफ डेट इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 7%. नाउ कॉस्ट ऑफ डेट इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. अब 10% प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो फिर यहाँ नेट प्रोसीड्स हमारा चेंज हो जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा 15 लाख प्लस 10% ऑफ 15 लाख, 10% जो है 15 लाख का हमारा कितना हो जाएगा 1,50,000, तो ये 16,50,000 हो गया, ठीक है? अब ये जो 16,50,000 हो गया, इसको हम यहाँ जो है फिर से फॉर्मूला अगर देखें, इंटरेस्ट तो हमारा वही है 1,20,000 अपॉन 16,50,000 इंटू 100 यहाँ कर देंगे, तो इस तरीके से हमारा ये 7.27 जो है ये आ गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो ये जो हमने क्वेश्चन किया है आप इसको एक बार देख सकते हैं. दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ, कॉस्ट ऑफ डेट आई अपॉन NP इंटू 100 करके, ये आई इंटरेस्ट हमारा सेम है जो कि तीनों में हमने यहाँ देखा है, ये एट पार का नेट प्रोसीड्स है, ये एट डिस्काउंट का नेट प्रोसीड्स है, और ये एट प्रीमियम का नेट प्रोसीड्स है. ये हमारी कॉस्ट ऑफ डेट हो गई तीनों केसेस में. आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट में हमारा जो है फॉर्मूला जो ये आई अपॉन NP इंटू 100 है, इसमें 1 माइनस टैक्स रेट ये इंक्लूडेड हो जाता है. तो प्रीवियस क्वेश्चन में जो है अगर हम टैक्स एप्लीकेबल करते हैं तो उस केस में हमारी क्या रिलेशन रहेंगी, तो सिंपल जो यहाँ पे हमें KDA निकालना है जो कि हमारा आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने KDB निकाला था बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट था, उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस T को, ठीक है? तो यहाँ हमारा फर्स्ट में क्या आया था 8% आया था, 8% को हम 0.60 से अगर मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे 4.8% जो है हमारी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स आ जाएगी. अगर उसी फॉर्मूले के थ्रू हम दिखाना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे बता सकते हैं, आई अपॉन NP इंटू 100 1 माइनस T, ठीक है? आई हमारा क्या था 1,20,000 अपॉन NP हमारा क्या है 15 लाख इंटू 100 इंटू 1 माइनस 40% हमारी टैक्स रेट है 0.40, तो ये कितना हो गया, फिर से हम देखें 1,20,000 अपॉन 15 लाख इंटू 100
इंटू 0.60। सो क्या रहेगा ये 4.8%। तो इस तरीके से जो हमारा एक क्वेश्चन था उसी में ही हमने आपको बता दिया कि कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स के लिए हम जो है फॉर्मूला में डायरेक्ट 1 - t करके इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। ये एट पार वैल्यू की है। इसी तरीके से हम सेम प्रोसीडिंग्स करके यहाँ 13,50,000 कर देंगे तो हमारी ये एट डिस्काउंट पे आ जाएगी। 16,50,000 जो पिछला क्वेश्चन था जो अभी किया हमने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है ये एट प्रीमियम वाली हमारी वैल्यू कॉस्ट ऑफ डेट की आ जाएगी। ठीक है। नाउ कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट, जैसे अभी हमने देखा था कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट जो कि लाइफ टाइम में रिडीम नहीं किए जाते कंपनी की, रिडीमेबल डेट जो कि आफ्टर 5 ईयर 10 ईयर और 20 ईयर में रिडीम किए जा सकते हैं, मतलब उनकी रीपेमेंट कर दी जाती है। तो ये भी एट पार, एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट इशू हो सकते हैं। जो इनकी रिडीमेबल वैल्यू कैलकुलेट की जाती है वो एट पार भी हो सकती है और एट प्रीमियम भी हो सकती है। तो यहाँ पे इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट I + 1/n RV - NP अपॉन 1/2 RV + NP। I क्या है वो हमें पता है, इंटरेस्ट है। N नंबर ऑफ ईयर्स इन विच डेट इज़ टू बी रिडीम, कितने टाइम बाद जो है डेट को रिडीम करना है, 5 ईयर 10 ईयर 8 ईयर 20 ईयर 15 ईयर, ये गिवन होगा आपको क्वेश्चन में। एंड RV रिडीमेबल वैल्यू ऑफ डेट। ठीक है, तो डेट किस वैल्यू पे रिडीम होगा, एट पार हो सकती है ये वैल्यू या फिर एट प्रीमियम भी हो सकती है। एंड NP नेट प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू ऑफ डिबेंचर्स, जैसे कि हमने पहले कैलकुलेट करके देखा था वैसे ही सेम रहेगा, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट ये भी हो सकता है। सो ये हमारा फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स रहेगा रिडीमेबल डेट के केस में, और आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट के लिए ये रहेगा I 1 - t इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 1 - टैक्स रेट प्लस 1/n RV रिडीमेबल वैल्यू माइनस NP अपॉन 1/2 RV + NP इंटू 100। अब इसके लिए भी हम जो है कैसे कैलकुलेशन होती हैं एक क्वेश्चन देख लेते हैं। A company issues 8% debentures of ₹1000 face value to be redeemed after 10 years। मतलब n क्या हो गया, 10 years हो गया, 1000 फेस वैल्यू है। डिबेंचर इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट 5% डिस्काउंट, दैट मीन्स कि डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है। एंड इट विल ऑल्सो इन्वॉल्व फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ 2.5% ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू है हमारी 1000। ठीक है, तो इस पे हमें 2.5% फ्लोटेशन कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी और इस नेट प्रोसीड्स रिड्यूस हो जाएंगी, क्योंकि ये सेल्स पे हमारी कॉस्ट होती है। अगर ब्रोकरेज दी हुई है, फ्लोटेशन कॉस्ट या कुछ भी इस तरीके की कॉस्ट दी हुई है तो उसको हम रिड्यूस कर देते हैं नेट प्रोसीड्स में। तो मतलब हमारी एक्चुअल वैल्यू इशू प्राइस की पता लगती है जो हमारी नेट प्रोसीड्स रहती हैं। टैक्स रेट 35% है। कॉस्ट ऑफ डेट यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है। सो हाउ वी विल सोल्व दिस क्वेश्चन हेयर। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमारा फॉर्मूला क्या है, बाय एन RV रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स here upon 1/2 RV प्लस नेट प्रोसीड्स इंटू क्या हो जाएगा यहाँ 100। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसमें इसी के अकॉर्डिंग बस हमें यहाँ से जो है उठाने हैं कि क्या क्या हमें रिक्वायर्ड है। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि I हमारा क्या रहेगा, 8% ऑफ रुपीज़, कितना हमें यहाँ पे गिवन है फेस वैल्यू 1000, तो 8% ऑफ ₹1000, तो ये हमारा हो गया 80 रुपीज़। ठीक है, देन यहाँ से हम आगे देख लेते हैं कि n हमारा कितना है, 10 ईयर्स। ठीक है, तो n भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, दिस इज़ 10 ईयर्स। देन RV हमारा क्या रहेगा, रिडीमेबल वैल्यू, क्योंकि ये एट पार ही रिडीम हो रहा है, क्योंकि प्रीमियम की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो इसलिए हम यहाँ पे 1000 ही ये रिडीमेबल वैल्यू हमारी कंसीडर करेंगे। NP नेट प्रोसीड्स अब हमारी क्या होनी चाहिए, पहले तो हमें बताया है कि फेस वैल्यू हो गई उसकी 1000 डेट की। ठीक है,
फिर 5% जो है डिस्काउंट पे वो इशू हो रहा है, तो 5% 1000 का यहाँ रिड्यूस हो जाएगा। एंड 2.5% जो है यहाँ पे 2.5% ऑफ फेस वैल्यू फ्लोटेशन कॉस्ट बताई गई है, ठीक है। सो 2.5% ऑफ 1000 हमारा यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा इसमें से। सो हमारी यहाँ पे ये नेट प्रोसीड्स कैलकुलेट हो जाएंगी 925, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। इसी के साथ ही यहीं देख लीजिए आप, ये इजी रहेगा फॉर्मूला के साथ साथ। आई है 80, ठीक है। 1 माइनस टी हमारा 35 है 0.35, देन प्लस 1/n कितना है 10 ईयर्स अभी हमने यहाँ पे नोट किया था, ठीक है। उसके बाद है 1000 हमारा आरवी है, माइनस 925 हमने अभी कैलकुलेट किया था नेट प्रोसीड्स, ठीक है। अपॉन सिंपल इसी के साथ ही हम यहाँ दिखा देते हैं 1/2 आरवी 1000 प्लस 925। सो जब हम इसको इक्वेशन को यहाँ पे सोल्व कर लेंगे, सो दिस विल बी आर 6.18, ठीक है। तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ डेट है आफ्टर टैक्स, कॉस्ट ऑफ टैक्स 6.18%। तो एक बार और आप ये देख लीजिए यहाँ से, ये हमारा कंपनी ने 8% डिवेंचर फेस वैल्यू 1000 के इशू किए थे 5% डिस्काउंट पे, 2.5% फेस वैल्यू पे यहाँ फ्लोटेशन कॉस्ट है जो कि हमने एनपी में से यहाँ रिड्यूस कर दिया डिस्काउंट, और ये फ्लोटेशन कॉस्ट 925 एनपी आ गया, आरवी 1000 है, एंड 10 ईयर्स आई हमारा ये 8% है 1000 पे। सो ये हमारा फॉर्मूला में यहाँ आई 80 1 माइनस 0.35 1/10 10 ईयर्स में रिडीम हो रहा है डिवेंचर 1000, आरवी हो गया माइनस 925 1000 प्लस 925 ये 1/2 6.18%। यहाँ पे मैंने आपको कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट और कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट दोनों ही बता दिए हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया है और सभी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, लेकिन फिर भी स्टिल आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।